अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदुद्दीन अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिक्र करने वाले हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन से ऑर्गन्स कौन से टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। इसके अंदर कई सारे जो है ऑर्गन्स और कई सारे टिश्यूज़ आ जाते हैं। ये सारा उनका जो है जोड़ है जिसमें ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गन्स ऑर्गन्स के साथ मिलकर काम करें इसीलिए इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कह रहे हैं। दिस सिस्टम कैरीज एयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द लंग्स एंड वाइस वर्सा। इस सिस्टम के तहत हवा जो है इन्वायरमेंट से ली जा रही है लंग्स के अंदर, और इसी तरह से लंग्स से भी दोबारा इन्वायरमेंट में भेजी जा रही है। द ह्यूमन लंग्स आर द पेयर्ड। जो इंसान के लंग्स होते हैं वो जोड़े में होते हैं, यानी कि दो लंग्स होते हैं। सॉफ्ट होते हैं और स्पंजी होते हैं, यानी कि वो फूल सकते हैं। एंड हाईली वेस्कुलराइज्ड, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स मौजूद हो सकती हैं। इन स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड थोरेक्स, और ये मौजूद होता है थोरेक्स के अंदर। थोरेक्स के मतलब है चेस्ट, यानी कि जिसको चेस्ट कैविटी कहें या जिसे थोरेसिक कैविटी कहें। लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके तहत हमारे पास गैसेस आ रही हैं, उसमें जो बुनियादी किरदार है वो लंग्स का होता है। हाउएवर द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, pharynx, larynx and trachea are other respiratory accessory organs। लंग्स के अलावा कुछ और हिस्से भी हैं, जैसे कि हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। नाक के जो दो सुराख होते हैं इन्हें एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स कह रहे होते हैं। उसके बाद फेरेंक्स, हवा जब नोज से अंदर जाती है तो एक बीच में हिस्सा आता है जिसको फेरेंक्स कहते हैं, और फेरेंक्स के अंदर जो है हवा भी आती, खाना भी पहुंचता है। उसके बाद लेरिंक्स, जिसको साउंड बॉक्स कहा जाता है, जो कि खास होता है हवा के लिए, यानी कि खाना लेरिंक्स में नहीं पहुंचता। और उसके बाद एक ट्यूब आती है जिसको ट्रेकिया कहते हैं। तो ये जो है मददगार ऑर्गन है, यानी कि इनका भी हिस्सा होता है रेस्पिरेशन के अंदर। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एनाटोमिकली डिफरेंशिएटेड इनटू अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी पैसेजेस। अगर इसको हम डिवाइड करें दो हिस्सों के अंदर, तो इसके अंदर एक अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इस एक को हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहेंगे, दूसरे को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहेंगे। द अपर एयरवेज आर कंसिस्ट ऑफ नोज, नोजल कैविटी एंड फेरेंक्स। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो अपर एयरवे है, उसके अंदर नोस्ट्रल्स होंगी, नेजल कैविटी होंगी और फेरेंक्स होगा। यहाँ इन्होंने नोज और नेजल कैविटी को अलग लिखा हुआ है। दरअसल नोज जो है एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नेजल कैविटी अंदर का हिस्सा होता है, नेजल कैविटी और फिर फेरेंक्स। वाइल द लोअर एयर पैसेजवेज आर लैरिंक्स, ब्रोंकियल ब्रांच। While the lower air passageway are the larynx, bronchial branches and the pair of lungs। लोअर एयर पैसेज के अंदर जो है larynx आ जाएगा, उसके अलावा कुछ और ट्यूब्स निकलेंगी और उसके अलावा लंग्स आ जाएंगे। द रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द नोज। ये नोज से शुरू होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एयर इंटर्स इनटू द नोज थ्रू द पेयर ऑफ ओपनिंग्स कॉल्ड एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स आर नेयर्स। तो हवा नोज में दाखिल होगी, लेकिन नोज की ओपनिंग्स होंगी जहाँ से हवा दाखिल होती है, जिनको एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स या नेयर्स कहेंगे। द नोज इज द ओनली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है जो कि बाहर की तरफ है, जिसे देखा जा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ नोज होता है। इंटरली नोज कंसिस्ट ऑफ द नेजल कैविटी, अ बोनी पार्टीशन दैट सेपरेट द नेजल कैविटी इनटू नेजल चैम्बर्स बाय द मिड लाइन कार्टिलेज इज नेजल सेप्टम। अगर नोज के अंदर के हिस्सों को देखेंगे तो इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, दो रास्ते होते हैं, उन्हें नेजल कैविटी कहते हैं। और ये जो दो नेजल कैविटी हैं ये बीच में से डिवाइडेड होती हैं, यानी कि एक नेजल कैविटी और दूसरी नेजल कैविटी, ये दोनों आपस में डिवाइडेड होती हैं और उनको डिवाइड करता है एक बीच का कार्टिलेज का हिस्सा जिसे नेजल सेप्टम कह रहे हैं। द हेयर ऑफ नेजल कैविटी एंड इट्स सीलेटेड सेल्स ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड डीकंटेमिनेट गैस। तो इस नेजल कैविटी में कुछ बाल मौजूद होते हैं और कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको सीलेटेड यानी सीलिया वाले सेल कह रहे होते हैं। ये दरअसल डस्ट को रोकते हैं और उसके अलावा जो कंटेमिनेटेड यानी ख़राब एयर होती है उसे डीकंटेमिनेट यानी कि उसे ठीक करते हैं, ताकि हवा आगे चल करके ठीक होकर जाए, जो डस्ट हो, जो भी पार्टिकल्स हो, वो सारे पीछे रह जाए और उन्हीं बालों में, इन्हीं सीलेटेड सेल्स में फंस जाए। द नेजल चैम्बर्स रन फॉरवर्ड through internal nerves into a tube-like cavity at behind of the mouth। The cavity is called the pharynx। अभी जो नेजल चैम्बर्स ये आगे जाएंगे
तो फिर दो और दरवाजे मिलेंगे जिनको इंटरनल नोस्ट्रल्स या इंटरनल नेयर्स कहेंगे, और ये दरवाजे जिस हिस्से में जाएंगे उसे हम फेरिंक्स कहेंगे, जो कि माउथ के पीछे मौजूद होता है। यानी कि माउथ का खाना भी फेरिंक्स में आएगा, ना कि हवा जो है वो भी फेरिंक्स में पहुंचेगी। अगर इस तस्वीर में देखेंगे तो आपको नोस्ट्रल नज़र आ रहा है जहाँ से हवा दाखिल होगी नोज़ के अंदर, और फिर जो अंदरूनी हिस्सा है जिसको नेज़ल कैविटी लिखा हुआ है, ये नेज़ल कैविटी आप देखेंगे तो जा रही है एक हिस्से के अंदर जिसको फेरिंक्स कहा हुआ है। इसी फेरिंक्स से माउथ वाला हिस्सा भी जा रहा है। अब ध्यान रखिएगा कि बीच में जो रास्ता मौजूद है जो कि नेज़ल कैविटी और फेरिंक्स के दरमियान में है, उस हिस्से को हम दरअसल कह रहे होते हैं इंटरनल नोस्ट्रल्स, और एसोफेगस के अंदर खाना चला जाएगा। तो लेरिंक्स और एसोफेगस जुदा होते हैं। लेरिंक्स हवा को लेकर जाएगा और एसोफेगस खाने को लेकर जाएगा, ये लेकिन ये दोनों हिस्से जुड़े होते हैं फेरिंक्स के पास में। तो खाना और हवा दोनों ही फेरिंक्स में इकट्ठी पहुंचती है। इसी की वजह से लिखा हुआ मस्कुलर ट्यूब फेरिंक्स इज लॉन्ग अबाउट 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर बड़ी होती है, विच सर्व एज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ द रेस्पिरेटरी एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये एक रास्ता है, कॉमन रास्ता है जहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी जुड़ा हुआ है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। द एक्सटर्नल एयर इंटर्स फ्रॉम द नेजल कैविटी टू द फेरिंक्स। अब यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि बाहर की हवा जो है वो नेज़ल कैविटी में फेरिंक्स के ज़रिए से फिर अंदर की तरफ दाखिल होती है। पहले तो दाखिल होगी हमारे पास नेज़ल कैविटी में, फिर वहाँ से फेरिंक्स में दाखिल होगी, और उसके बाद मज़ीद लिखा हुआ है देन एयर मूव फ्रॉम फेरिंक्स टू द अपर पोर्शन नेज़ोफेरिंक्स एंड लेरिंक्स फ्रॉम द लेरिंगोफेरिंक्स। कि जब हवा फेरिंक्स में दाखिल हो रही है तो वो उसके ऊपर वाले हिस्से से दाखिल हो रही है जो नोज़ के साथ यानी कि नेज़ल कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम है नेज़ोफेरिंक्स। और जब हवा फेरिंक्स के बाद लेरिंक्स में आ रही है तो फिर वहाँ से फेरिंक्स का दूसरा हिस्सा है जिसको लेरिंगोफेरिक्स कहा हुआ है, तो वहाँ से हवा लेरिंक्स में दाखिल हो रही है। तो इसको हम देखिए किस तरह से है। अब इस तस्वीर में आप नेज़ल कैविटी, फिर उसके बाद फेरिंक्स के ये तीनों हिस्से जो कलर किए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। अब इसमें पहला हिस्सा नेज़ोफेरिंक्स, तो नेज़ल कैविटी से हवा नेज़ोफेरिंक्स में पहुंचेगी। मुंह के करीब जो हिस्सा होता है वो ओरोफेरिंक्स होता है। उसके बाद जो हवा जाएगी लेरिंगोफेरिंक्स के अंदर जाएगी, लेकिन उन्होंने यहाँ इसको हाइपोफेरिंक्स लिखा हुआ है यानी कि फेरिंक्स के नीचे वाला हिस्सा, तो इसको हम लेरिंगोफेरिंक्स भी कह रहे होते हैं। तो लेरिंगोफेरिंक्स से हवा जिस हिस्से में चली जाएगी वो हिस्सा होगा हमारे पास लेरिंक्स वाला, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है नॉर्मली एयर इंटर्स फेरिंक्स थ्रू द नोज़। आमतौर पर जो हवा दाखिल होती है वो फेरिंक्स में नोज़ के ज़रिए से दाखिल होती है, बट इट मे आल्सो इंटर बाय द माउथ इफ़ द नेज़ल सेक्शन आर ब्लॉक्ड। अगर मिसाल के तौर पर नाक वाला रास्ता नज़ले ज़ुकाम की वजह से ब्लॉक हो चुका है तो हवा जो होगी वो फेरिंक्स में ओरल कैविटी से भी दाखिल हो सकती है, यानी कि माउथ से भी दाखिल हो सकती है। उसके बाद लिखा हुआ लेरिंग्स आर वॉइस बॉक्स इज द कंपोनेंट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर एक हिस्सा मौजूद है जिसको लेरिंग्स या दूसरा वॉइस बॉक्स कह रहे हैं। द फ्लैप लाइक पेयर ऑफ टिश्यू कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन द लेरिंग्स। लेरिंग्स में कुछ हिस्से मौजूद हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है, विच प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम इट। और लैरिंक्स जिसको वॉइस बॉक्स कह रहे हैं, साउंड बॉक्स कह रहे हैं, वो इन्हीं वोकल कॉर्ड्स की वजह से है कि लैरिंक्स में ये जो वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं, हवा जब बाहर निकलती है लैरिंक्स में से तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो मूव करते हैं और इस वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। इस तस्वीर के अंदर आप हवा को जाता हुआ देख रहे हैं कि हवा जा रही है और फिर हवा जो है पहुंच रही है लेरिंक्स में। अब लेरिंक्स में आप वोकल कॉर्ड्स को देख रहे हैं, ये आपको वोकल कॉर्ड्स ग्रीन कलर से उन्होंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। इसी तरह से ये वोकल कॉर्ड आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। तो इन वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट की वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, और ये वोकल कॉर्ड्स मूव करते हैं जब हवा जो है बाहर निकल रहे होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वोकल कॉर्ड आपको जिस हिस्से में नज़र आ रहे हैं वो है लेरिंक्स वाला हिस्सा। एक और चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपको एपिग्लोटिस का हिस्सा नज़र आ रहा है। ये जो एपिग्लोटिस का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये बंद कर देता है लेरिंक्स वाले रास्ते को जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, और फिर खाना जो है इसके पीछे वाली ट्यूब यानी कि एसोफेगस में चला जाता है। इसीलिए खाना कभी भी जो है हमारे सांस वाले रास्ते में नहीं जाता, ना खाना जाता है और ना ही पानी जा पाता है। मज़ीद लिखा हुआ है फ्रॉम द फेरिंक्स एयर इंटर इनटू द ट्रेकिया। फिर इस लेरिंक्स वाले रास्ते से हवा जो है ट्रेकिया में दाखिल होती है जिसको हम दूसरा विंड पाइप कह रहे होते हैं। ट्रेकिया इज़ मेन एयरवे टू द लंग्स। इट इज़ फाइब्रो कार्टिलियस ट्यूब अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो है
कार्टिलेज की बनी हुई है, लेकिन फाइबर वाला कार्टिलेज की भी कई किस्में होती हैं। तो फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई है जो 10 से 12 सेंटीमीटर, कहीं 12 सेंटीमीटर मिलेगा, 10 से 11-12 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। ट्रेकिया हैज़ अबाउट 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings provide rigidity and prevent trachea collapsing। अब ट्रेकिया के ऊपर कुछ जो है कार्टिलेजियस रिंग्स मौजूद होती हैं। कार्टिलेजियस रिंग्स किस तरह से मौजूद होती हैं? अब ये जो लंबी सी ट्यूब आपको नज़र आए, दिस इज़ द ट्रेकिया। लेकिन अगर आप इस ट्रेकिया को देखेंगे तो इस ट्रेकिया में आपको जो है रिंग्स नज़र आ रही हैं, लेकिन ये रिंग्स मुकम्मल रिंग नहीं है, ये सी की तरह से जो है आधी बनी हुई रिंग होती हैं। तो इन्हें हम सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स कह रहे हैं, जो कि 16 से 20 के करीब हो सकती हैं। उसके बाद मज़ीद बात करें कि ये जो है कोलेप्सिंग से बचा रही है। कोलेप्सिंग का मतलब होता है कि उसका सिकुड़ जाना। हवा अगर ट्रेकिया से बाहर जाएगी तो मिसाल समझें कि अगर एक बलून है जहाँ से हवा बाहर जा रही है तो वो सूख जाता है, यानी कि वो श्रिंक हो जाता है हवा के निकलने से। तो ट्रेकिया भी इसी तरह से कोलेप्स यानी कि श्रिंक हो सकती है। तो इसे श्रिंक होने से बचाने का काम ये कर रहे होते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है, बिफोर एंटरिंग इनटू लंग्स ट्रेकिया बाइफरकेट इनटू टू ब्रोंकाई। लंग्स में जाने से पहले ट्रेकिया दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। याद रखिएगा, इनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कह रहे होते हैं, जो लंग्स के बाहर दो ट्यूब्स होती हैं जो हर लंग में अलग अलग जा रही होती है। आगे लिखा हुआ है, अ सिंगुलर राइट ब्रोंकस इज ब्रॉडर, शॉर्टर एंड स्ट्रेटर देन द लेफ्ट वन ब्रोंकस। जो राइट साइड पर एक ब्रोंकस मौजूद है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है, साइज में कम होता है, लेकिन स्ट्रेट होता है लेफ्ट के मुकाबले में। मज़ीद लिखा हुआ है, एच ब्रोंकाई ब्रांचेज इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। लंग्स में जाने के बाद ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये कई सारी और छोटी सी ट्यूब में डिवाइड हो जाते हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। दीज ब्रोंक्यूल्स फॉर्म द ब्रोंकियल ट्री विच टर्मिनेट एट द एल्विलाई। इस ब्रोंक्यूल में से कई सारी ब्रांचेस निकल रही हैं और छोटी सी ब्रांचेस को हम ब्रोंकियल ट्री कह रहे हैं, और जो ख़त्म होगा जहाँ पर, तो वहाँ पर हिस्सा आखिरी पहुँचेगा जिसको एल्विलाई कहते हैं। द माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स वेयर गैसेस आर एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। एल्विलाई माइक्रोस्कोपिक हवा के गुब्बारे होते हैं, हवा के बलून कह दें, जो कि हवा को ब्लड के साथ मिक्स करते हैं, यानी कि जो कि हवा में से ऑक्सीजन ब्लड को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से हवा को देते हैं। क्योंकि ये जो एल्विलाई होते हैं इनके ऊपर माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज मौजूद होती हैं और कोई भी चीज़ कैपिलरीज में से जा भी सकती है और आ भी सकती है। मज़ीद बात करें तो इस लास्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फॉर्म द रिबकेज। लंग्स के गिर्द जो है, लंग्स के सामने जो है हड्डियाँ मौजूद होती हैं और इन्हें हम पसलियाँ कह रहे होते हैं, या इन्हें हम इंग्लिश में रिब्स कहते हैं। तो रिब्स के 12 पेयर्स मौजूद होते हैं और साथ में एक और हड्डी मौजूद होती है सामने जिसको स्ट्रेनम कहते हैं, मिल कर के जो है रिब केज बना रही होती है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द लंग्स एंड द हार्ट। रिब केज लंग्स के भी सामने होता है और हार्ट के सामने भी होता है, तो ये दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। मज़ीद लिखा हुआ है, द वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी इज अटैच विद इंटरकोस्टल मसल्स विच आर एसोसिएटेड विद द रिबकेज, वर्टिब्रल कॉलम एंड द स्ट्रेनम। तो ये जो थोरेसिक कैविटी होती है इसके अंदर जो है कुछ मसल्स मौजूद होती हैं जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कह रहे होते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल्स रिबकेज के साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ और स्टेर्नम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम हमारी बैकबोन की हड्डी, स्टेर्नम हमारे सामने की हड्डी और वर्टिब्रल कॉलम और स्टेर्नम को मिलाने वाली होती है। मज़ीद बात करें तो लिखा हुआ है, द थोरेसिक एंड द एब्डोमिनल रीजन्स आर सेपरेटेड बाय मस्कुलर शीट कॉल्ड डायाफ्राम। पेट वाला हिस्सा और सीने वाला हिस्सा दोनों अलग अलग होते हैं एक मसल्स के बने हुए पर्दे की वजह से, जिसको डायाफ्राम कह रहे होते हैं। मज़ीद बात करें तो लिखा हुआ है, द प्लूरल मेम्ब्रेन इन द थोरेसिक रीजन कॉल्ड विसीरल प्लूरा रेप अराउंड ईच लंग एंड सेपरेट फ्रॉम द थोरेसिक वॉल। लंग्स के ऊपर जो है लंग्स को कवर की होती है एक जो है मेम्ब्रेन, जिसको हम विसीरल प्लूरा कह रहे हैं, जो कि लंग्स को और चेस्ट को अलग अलग कर रही होती है। और फिर जो दूसरी मेम्ब्रेन है पेरिटल प्लूरा, ये जो होती है चेस्ट के साथ में लगी हुई होती है, चेस्ट के साथ में जुड़ी हुई होती है। उसके अलावा वही बात, द स्मॉल स्पेस बिटवीन द विसीरल एंड पेरिटल प्लूरा इज द प्लूरल कैविटी, जो उन दोनों के बीच में
स्पेस है उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं, फिल्ड विद सेरस फ्लूइड विच सर्व एज अ लुब्रिकेंट टू द लंग्स। और इस प्लूरल कैविटी में एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि लंग्स को गीला रखने का काम कर रहा होता है। और उसका दूसरे काम के बाद लिखा हुआ एंड अलाउ ऑप्टिमल एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ताकि लंग्स जो है मुकम्मल तौर पर कॉन्ट्रैक्ट और जो है एक्सपेंड हो सके। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेंगे हवा आएंगी, लंग्स फैलेंगे, सांस बाहर निकालेंगी, लंग्स सुकड़ेंगे। अब इस दौरान लंग्स फट ना जाए, खराब ना हो जाए, तो उसे गीला रखने के लिए जो है फ्लूइड मौजूद है जो कि प्लूरल कैविटी में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स, उसके अलावा जो हमारे पास पसलियाँ हैं, रिब्स, वो नज़र आ रही। उसके अलावा ये जो सामने वाली पूरी हड्डी है, दिस इज़ द स्ट्रेनम। और उसके अलावा लंग्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ देखेंगे अगर आप, तो आपको प्लूरल कैविटी नज़र आ रही है, विसीरल प्लूरा नज़र आ रहा है, और उसके अलावा पेरिएटल प्लूरा नज़र आ रहा है। तो ये आपको जो है मेम्ब्रेन्स भी नज़र आ रही हैं। साथ में आपको इंटरकोस्टल मसल्स भी इसके साथ जुड़ी हुई नज़र आ रही हैं। उसके अलावा आपको डायफ्राम भी नज़र आ रहा है जो कि एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को जुदा किए हुए। तो अब हम लंग्स के बारे में जिक्र करें तो यहाँ पर इसके हवाले से मौजूद है, लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसा कि हम जानते हैं रेस्पिरेशन के अंदर जो मेन ऑर्गन है वो हमारे लंग्स है। द लेफ्ट एंड राइट लंग्स आर समव्हाट डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। दो लंग्स होते हैं, एक राइट साइड पर और दूसरा लेफ्ट साइड पर, और दोनों स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा चेंज होते हैं। और वो चेंजेस किस तरह से, तो लिखा हुआ है द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग। जो लेफ्ट साइड पर मौजूद लंग है वो राइट साइड पर मौजूद जो लंग होगा उससे छोटा होगा थोड़ा सा, बिकॉज लेफ्ट लंग इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड बाय द हार्ट विच ऑक्यूपाइज मोर स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड इन द थोरेक्स। और जो लेफ्ट साइड पर लंग है उसके छोटे होने की वजह वहाँ पर मौजूद हार्ट है जो कि ज़्यादा स्पेस को घेर लेती है। ईच लंग कंसिस्ट ऑन स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड लोब। हर जो लंग है यानी कि दोनों लंग, उनके जो है कुछ हिस्से हैं छोटे से, उन्हें लोब्स कहा जाता है। तो वो उन लोब्स में डिवाइडेड है। अब किस तरह से, तो उसके बारे में यहाँ पर ये दर्ज है। जैसे कि राइट साइड पर जो लंग मौजूद है उसके 3 लोब हैं, सुपीरियर, मिडल लोब और इन्फीरियर लोब। और जो लेफ्ट साइड पर लंग मौजूद है उसके सिर्फ 2 लोब्स हैं, सुपीरियर लोब और दूसरा इन्फीरियर लोब। तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो सुपीरियर लोब आपको नज़र आ रहा है, मिडल लोब और उसके बाद इन्फीरियर लोब। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ लेफ्ट साइड पर 2 लोब नज़र आएंगे, सुपीरियर और दूसरा जो है इन्फीरियर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि राइट साइड पर 3 लोब होते हैं, 3 हिस्से होते हैं लंग के, और लेफ्ट साइड पर 2 हिस्से होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो जुदा है तो यहाँ पर ऑब्लिक फिशर में ये जुदा है, यानी कि तिरछे अंदाज में ये जुदा है। लेकिन आप देखेंगे सुपीरियर और मिडल लोब ये जो है हॉरिजॉन्टल फिशर में जो है जुदा है, और इन्फीरियर लोब जो है और मिडल लोब ये दोनों जो है ऑब्लिक फिशर में यानी कि तिरछेपन में जुदा है। अब उसके बाद हम लोग जिक्र करते हैं मेजर फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन से काम होते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ऑक्सीजन सप्लायर, कि ये जो है ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। तो इस सवाल से लिखा हुआ इट प्रोवाइड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल टिश्यूज। जब हवा दाखिल होती है, हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन है, और ब्लड में जब हमारे पास हेमोग्लोबिन मौजूद होगा ब्लड के अंदर, तो क्योंकि लंग्स जो हैं एल्वियोलाई जो उसका हिस्सा है आखिरी, वो क्योंकि कनेक्ट होता है उस ब्लड कैपिलरीज के साथ में, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। उसके अलावा लिखा हुआ है विड्रॉवल, यानी कि बाहर भेजने वाला, निकालने वाला। तो इस सवाल से लिखा हुआ रिमूवल ऑफ बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन अगर हासिल कर रही होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो वो ग्लूकोज को तोड़ेगी, और जब ग्लूकोज टूटेगा तो हमारी बॉडी बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी रखती नहीं है बल्कि वो रिमूव कर देती है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस के साथ बाहर निकल आता है। उसके अलावा लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ गैसेस, गैसेस को तब्दील करना। तो इस सवाल से लिखा हुआ है द मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज रेगुलेट थ्रू द रेस्पिरेटरी सरफेस। कि कितनी तादाद में गैसेस अंदर आनी चाहिए बॉडी में और कितनी तादाद में गैसेस बाहर आनी चाहिए, ये सारा जो है रेस्पिरेटरी सरफेस यानी कि एल्वियोलाई के कंट्रोल में होता है। और गैसेस को आना जाना सारा ये ही जो है एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर यही सारा कंट्रोल कर रहा होता है। फिर उसके बाद लास्ट में मौजूद है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर का मतलब होता है जो ह्यूमिडिटी करता है, यानी कि जो एयर को जो है मॉइस्चर कर देता है, उसको थोड़ा सा नमी उसमें प्रोवाइड कर देता है। तो लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म्स एज अ ह्यूमिडिफायर। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ह्यूमिडिफायर के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ लंग्स नहीं होते बल्कि इसके अंदर जो है नोज से लेकर के नोस्ट्रल से लेकर के ये सारा जो अंदरूनी हिस्सा है ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब इसमें आपको कई सारे सेल्स मिलेंगे जो सीलेटेड सेल्स है, म्यूकस मौजूद है। अब उन सब के होने की वजह से जो एयर होती है वो नमी वाली हो जाती है।
तो लिखा हुआ है इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू ह्यूमिडिफाई एंड कीप द एयर वार्म विच इनहेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जब हम हवा दाखिल करते हैं तो वो ह्यूमिडिफाई हो जाती है, यानी मॉइस्चर वाली बन जाती है, और साथ ही साथ वो गर्म भी हो जाती है। तो ये जो है हमारे लंग्स में भी होता है जब एयर इनहेल की जाती है एल्विलाई के अंदर, क्योंकि वहाँ पर भी मॉइस्चर जो है बनाया जाता है हवा को, और मॉइस्चर वाली हवा जो है ज़्यादा अच्छी तरह से हासिल की जाती है, और जो ड्राई एयर होगी वो ज़्यादा नुकसान देती है, वो इन्फेक्शन भी कर सकती है, लंग्स को भी मसला कर सकती है। तो मॉइस्चर का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है हवा के हिसाब से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इसकी पूरे फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ब्रीदिंग की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।